अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज न्यूज़ की बचत स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट और फिर पोस्ट बजट, आज तीनों इवेंट्स को आज न्यूज़ ने कवर किया और कुछ जगहों पे एक आज जो मुशीर ख़जाना है उन्होंने एक अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया कि एक्सपोर्ट जो हमारी इंडस्ट्री है और इस पर जो एक्सपोर्ट ज़ीरो रेटेड निज़ाम था वो बरकरार रहेगा। उसके बाद मीडिया में बड़े जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ चली, क्योंकि कल से हम देख रहे थे कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो ज़ीरो रेटेड रिजीम ख़त्म होने के ख़िलाफ़ SRO 1125 जो है उसके ख़त्म होने के ख़िलाफ़ बड़े सरापा एहतजाज थे। और फिर आज जब ये बात हुई कि का निज़ाम बरकरार रहेगा तो उस पर कुछ ये भाम पैदा हुआ कि शायद इसे वापस ले लिया गया है। लेकिन जाहिर है कि ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है और इस टेक्निकल चीज़ के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। आज के इस स्लॉट में हमारे साथ मौजूद हैं अजीज निश्तर साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जो ये इबाम इस वक्त पैदा हुआ SRO 1125 के खात्मे के हवाले से, और उसमें यह कहा गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा, मुशीर ख़जाना ने, कि जो टैक्स जीरो रेटेड रिजीम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए है वो बरकरार रहेगा। तो क्या कोई रिलीफ मिला है या ये इसकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ फर्क पड़ा है? आमिर साहब, दरअसल चेंज तो बहुत बड़ा आ गया है, बहुत बड़ा सारा तब्दीली आ गई है। अब यही है, तब्दीली आ गई है। हाँ। लेकिन वो तब्दीली ऐसी, एक आपने बिल्कुल सही कहा, एक टेक्निकल तब्दीली आई है। हाँ। जिसकी वजह से देखें, जो भी ये हमारा वैट बेस्ड जो है सेल टैक्स का जो सिस्टम है, ये वैट बेस्ड है। वैट में ये होता है, जो चीज़ भी आपकी उस मुल्क में कंज्यूम नहीं हो रही, एक्सपोर्ट हो रही है, तो उस पर वो जितना सारा टैक्स, चूँकि ये कंजम्पशन टैक्स है, जितना सारा टैक्स है वो टैक्स वापस हो जाएगा। अच्छा। एक्सपोर्टर को वापस हो, वो थ्रू सप्लाई चेन वो देता हुआ आ रहा है। अब चूंकि वो गुड्स जो हैं वो कंज्यूम या सर्विस है वो कंज्यूम नहीं हुई पाकिस्तान में, वो जब बाहर जाएगी तो वहाँ के मुल्क में जो भी उस पर टैक्स लगेगा कंजम्पशन, लेकिन यहाँ एक्सपोर्टर को जितने सारे उसने टैक्स में पैसे दिए होंगे वो वापस आ जाएंगे। ये सेक्शन 4 के तहत, सेल टैक्स एक्ट के तहत, ये जो है वो ज़ीरो रेटिंग है। ये ज़ीरो रेटिंग बरकरार है। अच्छा। लेकिन हुआ इस ज़ीरो रेटिंग से जो है इस निज़ाम के साथ साथ पाकिस्तान में एक चीज़ ये की हुई थी कि हम जो 5 इंडस्ट्रीज़ थी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जिसमें टेक्सटाइल है, सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, कालीन साजी है, कारपेट है, लेदर है, इन पे हम जो है वो सप्लाई चेन में वसूल ही नहीं करते थे। अच्छा। 1125 जो आपने SRO का तज़किरा किया, उसके तहत हम जो है वो इनपुट पे सेल टैक्स वसूल ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, वो उसका कैश आउटफ्लो नहीं होता था। अच्छा, यानी देना भी नहीं पड़ता था, रिफंड भी नहीं, जब वो ले ही नहीं रहे थे तो रिफंड भी नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन अब जो है, जो जितना मैं समझा हूँ SRO 1125 के जो है वो चेंजेस से अब ये होगा कि एक्सपोर्टर ड्यूरिंग दी रॉ मटेरियल परचेज, बाकी इनपुट्स परचेज के दौरान सेल टैक्स देगा, देने के बाद एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट के बाद वो रिफंड मांग लेगा। अच्छा, यानी अभी आपसे ले ही नहीं रहे थे, लेकिन अब आपसे 17% जो है वो लिया जाएगा ऑन योर एक्सपोर्ट्स, और उसके बाद ऑन योर परचेसेस, ऑन योर परचेसेस। अच्छा, 17% लिया जाएगा। हाँ। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप क्लेम फाइल करेंगे, आपको क्लेम फाइल करेंगे। ये तो मतलब वही एक बैकलॉग नहीं बढ़ जाएगा रिफंड्स का? अभी से 250, 300, 400 आ रहा है भाई, ये तो और बढ़ जाएगा फिर। ये खैर अब $1 मिलियन क्वेश्चन, ये $1 मिलियन बल्कि $2 मिलियन क्वेश्चन है। ये अब लकीली जो प्रोफेशनल जो है वो FBR को हेड करते हैं, उन्हें पता है कि एक्सपोर्ट कितना बड़ा सारा सेक्टर है और कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। वो इसके लिए मेरा ख्याल है मुशीर ख़जाना साहब जो वो सही कह रहे हैं कि जीरो रेट रिजीम बरकरार रहेगा, लेकिन पहले चूंकि आप टैक्स पे नहीं कर रहे थे 17%, लिहाजा आप रिफंड भी क्लेम नहीं करते थे, अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और लेटर ऑन आप जाके उसको रिफंड क्लेम करेंगे। तो ये हमारे जो इन्हीं 5 सेक्टर के जो वाबस्ता लोग हैं उनकी जेबों से तो निकलेगा पैसा। अब वहां से कैश फ्लो पे उनके फर्क पड़ेगा। अब शदीद किस्म का फर्क पड़ेगा। 17% इज वेरी हाई रेट, उस पर उनकी जेबों से निकलेगा। ये दरअसल 2011 में ये
सारा मैकेनिज्म क्रिएट किया गया था। क्या 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 बैकग्राउंड था इसका? बैकग्राउंड ये था कि उससे पहले दरअसल ये हो रहा था कि एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में, दुनिया में भी होता है, दुनिया में हम इसे कहते हैं मिसिंग मर्चेंट इनवॉइस। अच्छा। पाकिस्तान में हम इसे फ्लाइंग इनवॉइस कहते थे। अच्छा। कि जो इनपुट्स होती थी उन पे जो है वो चीज़ों पे टैक्स पे किया जाता था, बाद में जब रिफंड होता था तो बहुत दफ़ा ये होता था कि उतना सारा टैक्स ही पे नहीं हुआ जितना उसमें रिफंड हो गया। उसमें कई सारी करप्शन के भी इश्यूज निकले, कई सारी चीज़ें थी। तो और प्लस एक और बहुत बड़ा सारा इशू जो सब था वो ये कि ये जो कैश फ्लो है, पहले उससे निकलना, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर से उससे निकल के जाना, एफबीआर गवर्नमेंट की किटी में जाना, वहाँ से वापस आना, तो इस चीज़ को स्मूदन कर दिया जाए ताकि ये इन लोगों के लिए जो है वो कॉस्ट आउटफ्लो, क्योंकि इसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट। अच्छा, डॉक्टर सलमान शाह साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइंट वजीर ख़जाना और इस वक्त हुकूमत पंजाब के एडवाइज़र भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। बजट के हवाले से उमूमी तौर पर इस वक्त हम जायजा ले रहे हैं। दो बातें हैं जो कही जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये रियासत मदीना के हवाले से जो एक जो कॉन्सेप्ट है, जो फलसफा है, उसके ऊपर तैयार किया गया है, और दूसरे लोग जो कह रहे हैं कि ये IMF के प्रोग्राम के तहत इंतहाई स्ट्रिंजेंट जो है ये बजट है। आप किस तरह से देख रहे हैं सर इस बजट को डॉक्टर साहब? आई थिंक इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं। एक तो अगर रियासत मदीना की आप बात करते हैं तो वो रियली सोशल वेलफेयर एस्पेक्ट्स जो हैं बजट के, उनको देखने की ज़रूरत होगी, जिसमें आपका एहसास प्रोग्राम है, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसमें यूथ प्रोग्राम है। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जो अखराजात सोशल वेलफेयर और सोशल बैकवर्ड जो है इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए कि जो गरीब लोगों को भी मौका मिले सर्वाइवल का और अपने आप को इम्प्रूव करने का, तो उसको बजट में खासी प्रोमिनेंस दी गई है। सो आई थिंक ऑन दैट स्कोर के सोशल सेफ्टी नेट्स बनाने की कोशिश की जा रही है और वो एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ आई थिंक कि एक डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक खासी बड़ी जंप दी जा रही है और उसमें फोकस वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर फोकस सिटीज भी हैं, कराची है, कोयटा है, इस तरह के प्रोग्राम्स भी हैं। एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा कोई इनिशिएटिव है, 280 बिलियन रुपीस की जो बात की जा रही है। सो आई थिंक के डेवलपमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर जो कहा जा रहा है कि आपने इतने मैसिव ड्यूटीज वगैरह लगी हैं, टैक्सेस रेट बढ़ गए हैं, जिसके नतीजे में महंगाई का तूफान आएगा, तो आम आदमी क्या उससे मुतासिर नहीं होगा? आपके यहाँ तो दालें से लेकर बच्चों के डायपर्स तक जो है वो इंपोर्ट होते हैं, हमारे यहाँ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन तो है ही नहीं, लोकल इंडस्ट्री तो है ही नहीं, आम आदमी तो मुतासिर होगा इससे। उसमें इमरान ये है कि एक एनवायरमेंट अब क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ द डॉलर डिवैल्यूएशन, कि जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बड़ी वायबल ऑप्शन बनती जा रही है। और उसके एग्जांपल आपके सामने है, मसलन अगर आप पाम ऑयल इंपोर्ट मलेशिया से कर रहे हैं तो डॉलर्स में वो अब बहुत महंगा है, और आप उसको सब्स्टिट्यूट लोकल ऑयल से, कनोला से, मेज से, दूसरे ऑयल सीड से अगर आप करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। सो वो एक इंसेंटिव है कि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, पर्टिकुलरली फूड ग्रुप में। उसके बाद अगर आप देखें कि गाड़ियों की आते हैं, जो गाड़ियां पाकिस्तान में बनती हैं उनके इंपोर्टेड पार्ट्स हैं, तो इम्पोर्टेड पार्ट्स जो है वो बड़े महंगे हो जाएंगे। तो उसका तोड़ ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोकल पार्ट्स बनाएं, तो वहाँ भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। सर ये वही पॉलिसी नहीं है, सर ये वही पॉलिसी नहीं है जो आप कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने के लिए आप इंपोर्ट्स को महंगी कर दें या आप इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दें। ये क्या इससे पहले इस तरह की पॉलिसीज वर्केबल रही हैं, डूएबल रही हैं, सर्व कर पाई हैं? नहीं, जाहिर है कि अगर आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा हो और जिसमें सबसे बड़ी आपकी जो ड्राइवर है वो इंपोर्ट्स होंगी,
और डॉलर डिवैल्यूएशन जो है वो तो हुई इसीलिए है ना कि आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, तो वो तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस इंपोर्ट्स का ही है ना। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो एक नेचुरल उसकी एक्सटेंशन है जिसको हमें करना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन दूसरी बात एक तरफ ये भी है कि इस वक्त आपकी एक बहुत बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है और लेबर फोर्स खासी बड़ी है, वो डॉलर टर्म्स में अब बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है। और इसका मतलब ये है कि अगर मसलन चाइना से इन्वेस्टमेंट आती है और पाकिस्तानी लेबर उसमें एब्जॉर्ब होती है, तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वियतनाम वो पाकिस्तान आना चाहिए। सो आई थिंक डॉलर की जो गिरावट है और उसकी एक रियलिस्टिक वैल्यू पे आना, वो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को भी प्रमोट करती है, वो आपकी एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करती है। सो वो बड़ी पॉजिटिव एलिमेंट है इन द एंटायर क्राइसिस जो उभरा है। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, डॉलर 105 से 150 का हो गया, हमारी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी। जो बात शुरू में की जा रही थी डॉलर को डीवैल्यू इसलिए किया जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो, वो तो नहीं हुआ। उसमें ये है कि क्वांटिटी में तो आपकी कोई 20-25% इंक्रीज हुई है, विच शोज यू कि बेसिकली एट द ओल्ड एक्सचेंज रेट आपकी जो कैपेसिटी थी वो competitive नहीं थी इन द ग्लोबल मार्केट। और क्योंकि आपने अब डिवैल्यू किया है तो आपकी अब competitiveness हो गई है और आपने क्वांटिटी टर्म्स में इंक्रीज की है अपनी आउटपुट। ना अगर ये ट्रेंड चलता रहेगा तो अब आप अपने मार्जिन भी इम्प्रूव करेंगे। इस वक्त आपके मार्जिन बड़े थिन हैं, तो बेसिकली आपको एक मिली है, फुट होल्ड मिला है वापस रिकवरी का इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। नाउ यू नीड टू इम्प्रूव योर मार्जिन के प्राइसेस आपको बेहतर मिलेंगे। तो अगर जब प्राइसेस बेहतर मिलेंगी तो ये प्रोसेस अगले 1-2 साल चलेगा। आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बशर्ते कि आप डॉलर को उसके एक्सचेंज रेट को आप एक आर्टिफिशियली उसको ऊपर ना ज्यादा करें, थोड़ा सा डिवैल्यू रखेंगे तो ये आपका काम बहुत शुक्रिया। वी होप कि इंशाल्लाह ताला ये पॉलिसीज जो है वो पाकिस्तान को इस रियासत डिलीवर करें। था डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त अजीज निश्तर साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे जिसके बाद CEO AKD सिक्योरिटीज फरीद आलम भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त CEO AKD सिक्योरिटीज़ फरीद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, बहुत शुक्रिया। कल से पहले इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद बजट, फिर आज पोस्ट बजट, क्या चीज़ें खुल के सामने आई जो इस वक्त कहा जा रहा है कि एक रियासत मदीना के बेसिक फ़लसफ़े के ऊपर ये बजट बनाने की कोशिश की गई है और आगे चल के ये बजट जो है ये सर्व करेगा इस नेशन को, इस रियासत को। दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है कि IMF लेड बजट था, IMF के प्रेशर में था। ये जो इस्लाहात इस वक्त कही जा रही हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें जो है जो प्रीरिक्विजिट हम कर चुके हैं, वो भी IMF के कहने पे। जी फरीद साहब। देखें, एक तो प्रोफेशनल्स ने बजट बनाया है तो इसलिए इसे वे थोड़ा टाइम लग रहा है हमको भी और सब लोगों को, लेकिन मार्केट को आज समझ आ गई, इसलिए हम थोड़ा सा खुश हैं। जो आपने अपने प्रियम्बल में बात की, मेरा ख्याल है कि जो बजट के अंदर जो रिफॉर्म्स जो हम समझ रहे थे वो तो नज़र नहीं आए अभी तक, लेकिन ये थोड़ा पेनफुल है, लेकिन परहैप्स इट वाज नेसेसरी, मच नीडेड। हाँ, अब इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, अब आप देखें कि ये नहीं कि हमें साल लगेगा इसको समझने में, चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू होंगी। और जिस तरह हम प्राइवेट सेक्टर, जब आप इनकम कहते हैं कि जी मैं 100 रुपये कमाऊँगा और 70 रुपये खर्च करूँगा और 30 रुपये कमाई होगी, तो वो जो हेड्स आपके होते हैं उसी हिसाब से आप कर रहे होते हैं, एक्सपेंडिचर भी। और अगर खुदा न खास्ता इनकी इनकम कम होती है तो आप अपने खर्चे भी उस हिसाब से कम कर देते हैं। ये तो एक बिजनेस का और हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पुराना असूल है। थोड़े एम्बिशियस टारगेट जो रखा है वो 555, एक और 5, तो जो 555 है वो बड़ा लकी नंबर है बहुत से लोगों के लिए जो कि इस काम में पुराने हैं। ठीक, तो हम खड़े हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ कि हम कहते हैं कि आपको हमने बचपन से सीखा है कि लो एम नो फेलियर इज क्राइम, तो वहाँ तो एम्बिशियस टारगेट है और होना चाहिए। सही। अब इस चीज़ को क्या करें कि उस एम्बिशियस टारगेट रेवेन्यू साइड पे रखने के बावजूद जो 4 वेरिएबल्स हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं फिलहाल। आई होप कि वी गेट ओवर विद दीज
अननोन्स या जो हमारे जो फियर फैक्टर है स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मेरा और मेरे जैसे बहुत से लोगों का, वो जल्दी दूर हो जाए। इसके अंदर हमने इन्फ्लेशन को रखा है 11 से 13%। इन्फ्लेशन चलें एवरेज आप रख लें 12। ठीक। जीडीपी ग्रोथ आपने रखी है 2.4, वो मेरी आज तक समझ में नहीं आ पा रही कि हम अगर ये इतना हमारा 220 मिलियन लोगों का और मुल्क ग्रोथ के बगैर कैसे सरवाइव करेगा। फिस्कल डेफिसिट हमने 7.6% रख के हम थोड़े से जज्बाती हो रहे हैं। 7.2% हमने एस्टिमेट किया है अपना फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। तो ये जो 4 वेरिएबल्स है ना कि फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी ग्रोथ और आपका इन्फ्लेशन, ये इसकी जो मैथमेटिक्स है ये थोड़ा हमारे एक्सेल में आप पढ़ते होंगे, गोल कॉन्ग्रेंस होता है ना कि आपने कोई चीज़ वेरिएबल्स ना, वन अननोन वेरिएबल, 2 अननोन, 3 अननोन, तो अगर इन सारी चीज़ों को रखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है समझने में। लेकिन हमें ये उम्मीद है एज अ एम्बिशियस पाकिस्तानी कि ये जो टारगेट्स रखे हैं रेवेन्यू साइड के और ये जो जीडीपी ग्रोथ वाले, हम इसको इंशाल्लाह एक्सीड करेंगे। अगर एक्सीड करके खुशी होगी फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये 2.4 रख के हम उसी के दरमियान रह गए तो हमारा जो नेशन है और जो हमारी जो नई नस्ल आ रही है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मर रही है, वो फिर थोड़ी सी हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ चली जाएगी, जिसका ना मैं, ना दुनिया, ना आर्मी, ना कोई और कोई भी, और ना कोई दुनिया इस वक्त वर्ल्ड एट लार्ज कोई उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। निश्चित साहब, 40% इंक्रीज आपके रेवेन्यू टारगेट्स में, आपके 1.4 ट्रिलियन 5.5 ट्रिलियन का आप टारगेट, पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली जो हमारी ग्रोथ रही है इन ईयर वो 2015-16 में, पिछले 17 साल में, और वो रही है 21% की, और वो भी उस वक्त थी कि जब ऑयल प्राइसेस आपकी काफ़ी नीचे थी और हुकूमत ने ट्वाइस और थ्राइस जो है वो 3 टाइम्स जो है वो उनसे टैक्स कलेक्ट कर रही थी, उसके ऊपर मार्जिन मिला था। आज आपकी ऑयल प्राइसेस जो है वो $60-65 पर बैरल के ऊपर हैं। आप ये ग्रोथ समझते हैं कि ये टारगेट हम अचीव कर पाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, इतने ऑप्टिमिस्टिक टारगेट के साथ और इतनी सारी सख्त इकदाम के साथ भी अगर फिस्कल डेफिसिट उसी लेवल के ऊपर है तो फिर हमने किया क्या? देखिए, एक तो ये कि मैं फार्मर टैक्स ऑफिसर की हैसियत से भी, करंट टैक्स लॉयर, टैक्स प्रैक्टिशनर की हैसियत से, knowing पाकिस्तानी इकॉनमी, knowing कैपेबिलिटी ऑफ FDR, मैं समझता हूँ प्रॉपर लीडरशिप के साथ ये टारगेट कोई मुश्किल तो होगा लेकिन अनअचीवेबल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसके लिए तमाम चीज़ें, मोस्ट प्रॉब्ली जिन लोगों ने ये डिज़ाइन किया है, प्रोफेशनल्स ने किया है, उन्होंने आइडेंटिफाई की होंगी। और आई डू होप, क्योंकि अगर उसके बगैर इतना बड़ा सारा एम्बिशियस टारगेट रख दिया गया है, और वो आपने बिल्कुल सही कहा कि 21% भी हमने बड़े एक पॉजिटिव से एनवायरनमेंट में अचीव किया था। वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस वक्त ना सिर्फ ऑयल की प्राइसेस ही नहीं देखें, ओवरऑल इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी डिस्ट्रेसिंग है, उसमें इस अंदाज की चीज़ें कि जी इकोनॉमी में देखिए, टैक्स एक जो है आउटकम है ग्रोइंग इकोनॉमी का। टैक्स की ग्रोथ जो है ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ साथ है। वो आपको, जैसे फरीद साहब ने कहा, वो आपने 2.4 पे रख के तो आपने वैसे उसे रिड्यूस कर लिया। आपकी ग्रोथ का ऑब्जेक्ट ही जो है ना वो लोअर है। दूसरा जो है, सर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। शाहिदा विजारत साहबा ने हमें ज्वाइन किया, जरा थोड़ा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। डॉक्टर शाहिदा विजारत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। क्या आप देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला बजट, किस हद तक अवामी, किस हद तक आप सने के सनतों के लिए, खुशकुन सनतकारों के लिए, क्या लाइन क्या नजर आई इस बजट में आपको शाहिदा विजारत साहबा? जी, मैं समझती हूँ अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरे बजट की पूरी जो कोशिश है वो ये है कि डेट सर्विसिंग कर सके, पाकिस्तान पूरे जितने जो करते हैं उनकी अदायगी कर सके। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, देखिए बहुत से मुल्कों में, हमें भी 90 की दिहाई में ये मसले हुए थे, और जब भी यही किया था उस वक्त नून लीग की और पीपुल्स पार्टी की हुकूमतें थी, उन्होंने भी पूरी तवज्जो डेट सर्विसिंग पे की, और इसकी वजह से हमारी जो शरह नमूद कम होती है उसको कम होने दिया।
डेट सर्विसिंग के लिए हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको कुर्बान किया गया, और अभी भी यही हो रहा है। जिन मुल्कों ने इतने कर्जे लिए होते हैं उनको ये चाहिए कि अपना एक डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएं, मगर इस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। तमाम कर तवज्जो ये है कि बस हम डिफॉल्ट ना कर जाएं, और उसके लिए चाहे हमारी रेट ऑफ ग्रोथ कितनी भी कम हो जाए, उसकी वजह से कितनी भी गुर्बत आए। और मजे की बात यह है कि जो कर्जे लिए गए हैं उन कर्जों की अदायगी के लिए देखिए बहुत से रेवेन्यू के सोर्सेज थे। मिसाल के तौर पे नॉन टैक्स रेवेन्यूज में हम बहुत से हमारे पास ऐसे मादनियात हैं और हमारे पास बहुत ऐसे वसाइल हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता था अगर हमें टैक्स सर्विसिंग की इतनी अहम थी, मगर उनको भी नहीं इस्तेमाल किया गया। फिर जहाँ तक टैक्स रेवेन्यूज का ताल्लुक है, हमारे मुल्क में बहुत दौलत है, बहुत दौलतमंद तबके हैं, मगर उनको टैक्स नेट में नहीं लाया गया। बिल्कुल जैसा कि 90 की दहाई का वो थका हारा बजट होता था वही बनाया गया है, जिसमें सारा तर बोझ अवाम पे, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे डाला गया है। और आप देखिए कि जिस किस्म की चीजों पे टैक्सेस लगाए गए, गोश्त पे और चीनी पे और इस पे सब खाने पीने की चीजों अशिया पे, दूध पे, पाउडर मिल्क पे, तो इससे ये पता चल रहा है कि हुकूमत की तरजीहात अवाम, पाकिस्तान के अवाम नहीं है। हुकूमत की तरजीहात सिर्फ ये है कि कर्जे लो, फिर उसके बाद उनकी अदायगी के लिए सबसे जो गरीब तबका है उसकी कमर तोड़ के कर्जों की बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत की इस वक्त तरजीहात ये हैं कि जो कर्ज लिया गया है उस कर्ज की अदायगी जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। हमारे मौशियात डॉक्टर जैदी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पहले बजट को किस तरह देखा? क्या रियासत मदीना के फलसफे पे, बुनियादी फलसफे पे ये बजट बनाया गया, या फिर जो दूसरी साइड कह रही है कि IMF के प्रेशर के ऊपर ये बजट जो है वो बनाया गया और बड़ा सख्त बजट है पाकिस्तान की आवाम के लिए? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये जो बजट है ये रियासत वाशिंगटन की वजह से आया है, और इसमें ना पाकिस्तान ना कोई और जगह का इसमें कोई ताल्लुक है। बनाने वाले भी, समझाने वाले भी वाशिंगटन के हवाले से इधर पहुंचे हैं और वो कर रहे हैं। इससे पहले जो यहाँ कर रहे थे उनको हटा दिया गया था। अब आप ये देखें, मेरा तो ख्याल है, मैं आपका जो पहले जो कॉलर थे उनकी बात मैं नहीं सुन रहा था, मैंने सुनी नहीं, लेकिन मैं ये आप अगर देखें ये शायद सख्त तरीन बजट है जो कई सालों के बाद आया है, और इसके जो क्या कहना चाहिए टारगेट्स बनाए ये अजीबोगरीब हैं। एक तो हो सकता है कि हाँ मुश्किल होगी अचीव करना, कुछ तो टारगेट्स ऐसे उन्होंने बनाए जो बिल्कुल नामुमकिन है। खास तौर पे ये इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है। एक तो ये कि इन्होंने जो 5.5 ट्रिलियन रुपए का, जो आपके शायद गेस्ट वगैरह और सब इसी पे बात कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता, उस वक्त नहीं हो सकता जब मईशत का हाल यानी 5.8 GDP ग्रोथ रेट से जब ये गिर कर शायद 3% भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, तो बहुत मुश्किल होगा। जब आपके ऊपर कर्जों का बोझ और इंटरेस्ट पेमेंट्स इतने ज्यादा हों तो ये नामुमकिन है। ये रेवेन्यू जमा होता है, चाहे आप जो कुछ भी कर लें, रेवेन्यू जमा होता है, कंजम्पशन से जमा होता है, वेल्थ क्रिएशन से जमा होता है, इन्वेस्टमेंट से क्रिएशन से जमा होता है, और आपका जो मुनाफा होता है तो फिर आपका इनकम टैक्स बढ़ता है जब आपकी आमदनी और आपकी मुलाजमत में इजाफा हो रहा होता है, फिर जाके होता है। तो ये सारे आज़ाद-ओ-शुमार जिसकी बुनियाद पर टैक्स को जमा करने की कोशिश की गई, वो सारे यानी पिछले 10 साल में सबसे कमजोर होंगे, और ये सबसे बड़ा हदफ उन्होंने दिया है पिछले शायद 8-10 साल में, जो यानी हो ही नहीं सकता, यानी कोई ऐसी वजह नहीं। एक तो ये, दूसरा जो है जिसके बारे में जो लोग पूछते हैं कि इसकी नौयत क्या होगी, इसकी नौयत ये है कि इन्फ्लेशन जो इस तरह बढ़ेगा, एक तो ये डिवैल्यूएशन की वजह से हम देख रहे हैं अभी ये पिछले 5 साल में शायद सबसे महंगा साल होगा, अफरात ज़र सबसे ज्यादा होगी, और हर एक इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अगला साल इस जब आपके प्रोग्राम में आपके मेहमान और दूसरे लोग बैठे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि जो आज 2019 का 10-11 जून का जो इन्फ्लेशन रेट है अगर 9% है तो अगले साल इस वक्त ये शायद 17, 18 या 19% हो। उसकी वजह ये है कि जैसे आपने खुद देखा है इन्होंने बहुत सारे वो जो एग्जेम्पशन से हटा दिए हैं, उनको 17% टैक्स लगा दिया है, GST औरों को भी इन्होंने कम कर जो कम थे उनको भी बढ़ा दिया गया, हज अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने कर दिया। और अभी आपका ये मैं टिकट देख रहा हूँ, ये बता रहे हैं इंटर बैंक में $151 से भी ऊपर हो गया।
और अभी तो IMF का मुआहदा शुरू हुआ है। मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो बजट दिया है ये पता नहीं किसने बनाया है, इनको समझ नहीं है और कोई दिलचस्पी नहीं है कि मसाइल किस तरह हल किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर जैदी साहब, आप अपना व्यू शेयर कर रहे थे और उनका कहना है कि ये वाशिंगटन का बजट है, वाशिंगटन के लोगों ने बनाया जो उनकी समझ से बालातर है। एक बार फिर अजीज नश्तर साहब, बड़े सख्त कमेंट, जाहिर है कि इस वक्त अलग अलग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इस बजट को देखा जा रहा है। बहरहाल जो SRO की उस वक्त हम बात कर रहे थे उसके ख़त्म होने से जो स्पेस मिली है फिस्कस, वो मेरे ख्याल से 700-750 अरब की स्पेस है, लेकिन हमारी सनतकार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप दूसरी साइड अगर देखें कि पिछले 10 साल से जब भी इनको ये जीरो रेट फैसिलिटी मिली हुई थी, तब से लेकर अब तक इस तमाम सफ़र में एक्सपोर्ट ने क्या किया, हमारे कितनी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, या ये जो इनकी रकम थी ये पार्क होती थी इजी, आप समझ लें कि रेंटल इनकम वगैरह में पार्क हो जाती थी जाके, अब कुछ वहाँ से कर्ब होगा, ये थोड़ा सा डिसिप्लिन आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए, मैं समझता हूँ ओवरऑल ये बजट जो है, ये जो आपका कमेंट है, जो आपने जिस तरफ तवज्जो दिलाई, ये बहुत अहम है, लेकिन ओवरऑल ये बजट बिजनेसमैन के लिए खासा डिफ़िकल्टी क्रिएट करने वाला है। नंबर 1, उसकी टैक्स के लॉ की कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है। कंप्लायंस कॉस्ट क्या होती है कि मैंने अपने इस लॉ को कंप्लाई करने के लिए मुझे कितना सारा बर्डन उठाना पड़ रहा है। देखिए, इस वक्त सारा का सारा जो अरसे से ही जो है वो पूरा कलेक्शन का मैकेनिज़्म थ्रू विद होल्डिंग है। विद होल्डिंग प्राइवेट बिजनेसमैन करता है, उसके लिए उसे एडिशनल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, बाकी रिसोर्सेज अपने पास रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसके बिज़नेस की कॉस्ट बढ़ती है। इसमें ये चीज़ें और प्लस अब आपने जो जिनकी इनकम से कटना है उसकी पहले वो फाइनल टैक्स था तो सर्टेनिटी थी, अच्छा चलो जी, मैं समझता हूँ दैट इज़ रॉन्ग कि जो फाइनल टैक्स वाला इशू जो है विद होल्डिंग पे वो रॉन्ग। लेकिन अभी आपने जो मज़ीद उसे किया है, आपने उसमें और शदीद अनसर्टेनिटी डाल दी है कि दैट इज़ मिनिमम टैक्स। पहले ये था वो फिक्स टैक्स है, अब एक बुराई उसे आपने मिनिमम टैक्स करके उसमें और सारा बढ़ा दिया है। अब आप उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा किलिंग चीज़ ये होती है अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से उसकी रिस्क बढ़ रही है। सिमिलरली मैं समझता हूँ जिस अंदाज से ये जो आपका कमेंट था उस हवाले से, ये पैसे कहाँ कहाँ पार्क होते थे। देखें, अब बिजनेसमैन की अपनी मर्जी है, उसने कहाँ कोई रिटर्न अच्छा मिल रहा है, उसने उसी अंदाज से उसे अपने जो उसके फाइनेंसेस हैं उन्हें इन्वेस्ट करना है और उनसे लेके अगर नहीं, लेकिन अगर अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में जा रहे हैं या वहाँ ये तो एक वो है ना, ये मैं समझ सही बात है। उस लिहाज से अगर अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में जा रहा है तो उसका जाना भी आना भी, इसका मतलब है FBR बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की वीकनेस थी कि वो जाना आना उसका क्यों डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा। फरीद साहब, ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, शब्बर जैदी साहब जो है बड़े खिलाफ हैं इसके, और ज़ाहिर है कि आइडियली होना भी चाहिए कि ये हमारी इकॉनमी, अभी जब जितनी भी अब हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमारे 50% इकॉनमी के ऊपर हम करते हैं सारी चीज़ें जो कहीं से भी डूएबल नहीं है। नाउ कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल कैपिटल नून लीग का हुआ करता था, आपके होलसेलर रिटेलर अभी भी ये अंदर नहीं है इसमें। इस मरतबा अच्छा ये हुआ कि आपने फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो एक वो था उस इंस्ट्रूमेंट को आपने ख़त्म किया। क्या नियतों के बाद कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है हमारी टैक्स अथॉरिटी में, वहाँ पर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नज़र नहीं आ रहा आपको कि ये तमाम चीज़ें पहले भी हो सकती थी, हेड के चेंज होने से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं? देखिए, आपका जो ये सवाल है इसका बड़ा फिलोसफिकल आंसर है और एक प्रैक्टिकल आंसर है। होना तो यही चाहिए कि प्रिजम्पटिव टैक्स ग्रेजुअली ख़त्म हो और जो जिसका टैक्स बनता है उतना दे, ठीक है, आइडियल। लेकिन जितना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए आपको अपने सिस्टम और उसकी रेडीनेस चाहिए, वो शायद अभी नहीं है। तो ग्रेजुअली फेज आउट तो करना है इसको, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी PTR को या FTR को आप ख़त्म कर लेंगे और आप कहेंगे कि ये तो मिनिमम हो गया, अब जितना बनता है उतना दो, तो उससे फिर दोबारा से जो आपके FPR का और SSC का जो रिलेशनशिप दोबारा शुरू होगा, जिससे लोग डरते हैं। आप जो तो ये तो हो गया इस वाला पॉइंट। लेकिन जो रियल स्टेट के ऊपर बात हो रही थी, अजीज़ भाई जो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से जो प्लस पॉइंट आ रहा है अभी तक वो ये है कि द वे दिस बजट सीम्स टू हैव टैकल्ड द रियल स्टेट, उसका आप देखें कि बहुत सालों से हमारे रियल स्टेट के अंदर जो पैसा जा रहा था, अगर वो थोड़ा सा रुके,
तो उससे और डॉक्यूमेंटेड हो तो उससे जो फायदा होगा वो ना सिर्फ वो पैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ रहेगा। इस मर्तबा होल्डिंग पीरियड के हवाले से कैपिटल गेन में ये फर्क पड़ा है, आप समझते हैं कि ये